MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर दबाव बनाने की राजनीति चरम पर पहुंचती जा रही है? दलित ओबीसी पॉलिटिक्स तो होती ही रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय और ब्राह्मण राजनीति भी हो रही है और खुलकर हो रही है। पहले कुटुंब परिवार जुटा तो सवाल उठे कि क्या क्षत्रिय नेता जोर लगा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं क्या? लेकिन यह कहा गया कि नहीं, यह तो परिवार का मिलन है, कुटुंब के लोग हैं, आपस में बैठे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब इसी पैटर्न पर ब्राह्मण विधायकों के एक धड़े ने अपनी ताकत दिखाई है। उसकी तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो ब्राह्मण विधायक हैं वो अब एक साथ जुटे हैं। और धड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर लगभग 45 ब्राह्मण विधायक हैं तो लगभग आधे से ज्यादा विधायक साथ में बैठे और सहभोज भी किया। मैं चाहता हूं कि उनकी तस्वीर दिखाई जाए। ये जरा तस्वीर आप देखिए। पीएन पाठक के आवास पर यह भोज हुआ। कहा गया कि भोज नहीं, सहभोज है। उनसे पूछा गया कि क्या जाति देखकर आपने विधायकों को बुलाया, क्योंकि दोस्ती तो आपकी सबसे है, फिर आपने जाति देखकर ही चुन चुनकर ब्राह्मण विधायक क्यों बुलाए? बोले कि संयोग है, इत्तेफाक है, हमने तो सबको बुलाया था, जो आए वो ब्राह्मण और भूमिहारी थे, तो हम क्या करें? अरे पंचानंद जी, ये संयोग अच्छा था, लेकिन क्या यह भी संयोग ही था कि जो विधायक आए वो रजिस्टर पर अपना नाम भी लिख गए, अपने हस्ताक्षर भी एक पेपर पर उन्होंने कर दिए? एक पेपर की तस्वीर वायरल हो रही है, एक रजिस्टर की तस्वीर वायरल हो रही है। ये विधायक गए थे, ठीक है, स्वाभाविक है, बुलाया गया, कुछ लोग पहुंच गए, कुछ नहीं पहुंचे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण विधायक यहां पहुंचे भी नहीं, ये भी सही है। करीब 15 विधायक ऐसे हैं जो यहां पर नहीं आए। लेकिन ये भी आप देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो पेपर हो तो वो पेपर भी दिखाया जाए। क्या ये संयोग से हुआ है? अंदर की बात क्या है? अंदर की बात यह है कि ये कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी ताकत को दिखाने के लिए, ये देखिए मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं साथ में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये नाम लिखे गए हैं। किसी एक शख्स ने ये नाम नहीं लिखे। बड़ा दिलचस्प है ये, जो ये कह रहे हैं कि ये अचानक आए, संयोग से सारे लोग साथ में बैठ गए, आपस में बैठे, चर्चा हुई, राजनीतिक चर्चा हुई। वो ये साथ में तस्वीर भी देखें कि जो नाम लिखे हैं वो विधायकों ने अपने हाथ से लिखे। ऐसा कहां होता है भाई? संयोग से आए, आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, कौन रजिस्टर में नाम लिखता है? और लिखता है तो कोई एक व्यक्ति लिख भी लेता है कि इतने इतने लोग जुटे थे, कहीं कुछ बात होगी, प्रेस को, मीडिया को देना होगा तो लेख में दे देंगे कि ये सारे लोग आए थे। अपने हाथ से कोई नाम लिखता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से यह माना जा रहा है कि अपनी ताकत दिखाने के लिए साथ में आए थे। ठीक उसी तरह जैसे कुटुंब परिवार जुटा था, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए आए थे। अब इन दोनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तारीख थी 11 अगस्त 2025 और अब तारीख 23 दिसंबर 2025। ये दोनों तस्वीरें अब आप एक साथ देखिए। लखनऊ के होटल क्लार्क में वो वाली मीटिंग हुई थी और अब ये पीएन पाठक के घर पर बैठक हुई है। अब इस पॉलिटिक्स के पीछे का खेल भी आपको समझना पड़ेगा। इसको समझिए थोड़ा धैर्य से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन बड़ी तेजी के साथ बनाने की कोशिश चल रही है और लगातार चल रही है, कई तरीकों से चल रही है। और परसेप्शन यह है कि यह साबित किसी तरह से किया जाए कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो केवल क्षत्रियों के नेता हैं। इसी बात पर फोकस है लगातार। यह फोकस विपक्ष का है कि यह किसी तरह से साबित कर दिया जाए कि केवल क्षत्रियों के लिए काम करते हैं, केवल क्षत्रियों के नेता योगी हैं। और इसके लिए पिछले चुनाव में भी माहौल बनाया गया, लेकिन कामयाबी कितनी मिली शायद विपक्ष को यह पता हो। बीते कुछ दिनों से कोडीन कांड का जो मामला सामने आया,
उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी अलग बात है, लेकिन इसके बहाने से एक बार फिर से यह कोशिश शुरू कर दी गई कि यह साबित किया जाए कि बीजेपी की जो सरकार है वो केवल ठाकुरों की सुनती है, केवल क्षत्रियों की सुनती है। और मेरी समझ यह कहती है कि समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में क्षत्रिय नेताओं को अपनी तरफ खींचना चाहती है, क्योंकि वो सारा जोड़ गणित लगा चुके हैं, या तो ब्राह्मण उनके फेवर में आ जाएं या क्षत्रिय उनके फेवर में आ जाएं। अगर एक कोई गुट आ गया, एक कोई जाति उनके फेवर में आ गई, तो उनको लगता है कि सरकार वो पलट भी सकते हैं। और इसीलिए जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखकर काम चल रहा है इस वक्त। आपको एक सबसे ताजा घटना बताता हूं, जिससे आपको यह थोड़ा सा समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों, पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, इसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। कुलदीप सेंगर को सजा हुई और अभी हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दी है। पीड़ित ने विरोध में धरना दिया, और धरना दिया क्या, देने की केवल कोशिश भर की। दिल्ली पुलिस आई, 2-3 लोग थे, एक महिला एक्टिविस्ट, एक पीड़ित की मां और एक पीड़ित, केवल 3 लोग। दिल्ली पुलिस इनको जबरन उठाकर ले गई। कैसे ले गई, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पीड़ित लगातार गुहार लगा रही है। यह उन्नाव से जुड़ा हुआ मामला है, दिल्ली का मामला नहीं है। उसका परिवार परेशान है, आधा परिवार तो बचा ही नहीं उस बेचारी का। उसकी मां है, वो परेशान है। 1-2 महिला एक्टिविस्ट थे, उनके अलावा उस पीड़ित के लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि बात करने के लिए तैयार नहीं है, यह भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का यह इतना बड़ा मुद्दा था कि लगातार इस पर सालों राजनीति चलती रही, सालों। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर कोई इनिशिएटिव मुझे तो नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव छोटी छोटी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, तमाम अपने पत्रकारों को बुलाते हैं, हंसते हुए मजाक करते हुए बहुत सारी बातें बताते हैं, कुछ जरूरी भी, कुछ गैर जरूरी भी। लेकिन उन्नाव रेप कांड का यह मामला, उसका आरोपी, उसकी सजा सस्पेंड हो गई। पीड़िता के परिवार पर अत्याचार कितने किए गए यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय तो लगातार सुर्खियों में उत्तर प्रदेश में रहा है। समाजवादी पार्टी ही इसको लगातार बड़ा मुद्दा बनाती रही है। लेकिन इस मौके पर इतनी खामोशी, एक भी बयान नहीं, यहां तक कि एक भी ट्वीट नहीं। अगर व्यस्त होंगे तो लिख देते। कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कोई सड़कों पर निकलकर नहीं आया, कोई बीजेपी को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। इसका कारण समझते हैं क्यों? क्या केवल इसलिए क्योंकि जातिगत समीकरण बिगड़ जाएगा, इसकी चिंता है? केवल जातिगत समीकरण साधने हैं कि भाई सेंगर जी हैं तो उनके खिलाफ कौन बोले, कौन बोले? ये समीकरण साधे जा रहे हैं क्या? ये आपको समझना पड़ेगा। कोडिन वाले कांड को भी आप जोड़िए। बीजेपी पर आरोप है, लेकिन जिस पर आरोप है उसके नाम लेने से भी पीछे हट रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जातिगत वोट छिटकने की चिंता तो सबको है। आज सदन में योगी आदित्यनाथ जरूर बोले, और योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वजूद बचा रहे, तो हर चीज को जातीय चश्मे से देखने से आपको बचना चाहिए। बचिए आप इससे, क्योंकि यूपी का जितना नुकसान करना था वो कर चुके हैं। अच्छा, यह भी समझिए आप कि अगर जाति की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश का नुकसान कर रही है, तो सवाल यह है कि दोनों तरफ से केवल जातिगत राजनीति ही क्यों हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में यही राजनीति कामयाब है? यह दबे सुर में सबने मान लिया है कि बिना जाति के उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचेगा वही जिसके पास ज्यादा बड़ा जातिगत कॉम्बिनेशन होगा। और जो ताजा कोशिश है, इसके भी 2 आयाम हैं। पहला तो यह कि क्या ब्राह्मणों की यह कोशिश कैबिनेट में जगह पाने के लिए है, अपना अधिकार पाने के लिए है? क्या यह कोशिश अधिकारियों की मनमानी की, जिस तरह की खबरें आती हैं, विधायकों की सुनी नहीं जाती, उस पर लगाम लगाने के लिए है? क्या यह कोशिश अपनी ताकत दिखाने के लिए है, या सरकार को और आला कमान को कुछ समझाने के लिए भी है? प्रश्न बहुत सारे हैं। या इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी इस तरह की काम कर रही है कि जो वोट बैंक है वो जिस तरह से भी मजबूत हो, ठाकुर अपनी जगह मजबूत हो,
ब्राह्मण अपनी जगह मिलकर मजबूत हो, क्या इस तरफ भी कुछ सोचा जा रहा है? और इसीलिए, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है, और उत्तर प्रदेश में मुझे यह भी नहीं लगता कि कोई 4 विधायक, 10 विधायक, 20 विधायक बगावत कर देंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। यह संभावना भी मुझे ना के बराबर इस वक्त लगती है, क्योंकि ईमानदारी से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे विधायक इसमें ऐसे हैं जिनका अपना वोट बैंक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जो पार्टी सिंबल के आधार पर या मोदी और योगी के नाम पर चुनाव जीतकर आए हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। तो इस मीटिंग के पीछे का मकसद क्या है, इस ताकत को दिखाने के पीछे का मकसद क्या है, इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ठाकुर के बाद ब्राह्मण एमएलए एक साथ, यह तस्वीर सियासी गलियारों में हलचल मचा चुकी है। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल ला चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर विपक्ष कुछ ज्यादा ही हैरान और परेशान है। यह बैठक गोलबंदी के लिए थी या 2027 विधानसभा चुनाव की प्लानिंग के लिए, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार में ब्राह्मण विधायकों की इज्जत नहीं है, यूपी में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। देखिए, वो दर्द बाहर निकल के आ रहा है, जो दर्द लगातार लंबे समय से है, पर वो कहा भी नहीं जा रहा और अब सहा भी नहीं जा रहा। तो वो दर्द निकल करके इन बैठकों के माध्यम से बाहर आ रहा है, और ये सारे पीड़ित उपेक्षित लोग हैं जिनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समाज का अपमान हो रहा है, लगातार उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, उनके समाज को बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी चिंता जाहिर की होगी उन्होंने बैठक करके। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। बैठक का नाम रखा गया सहभोज। विधायक पीएन पाठक के घर मीटिंग हुई। बैठक में 30 से ज्यादा एमएलए शामिल हुए। आईएएस, आईपीएस की मनमानी पर चर्चा की गई। प्रशासनिक रवैये से एमएलए नाराज नजर आए। हालांकि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बुलाया गया था, लेकिन दोनों नेताओं ने इस बैठक से अपने आप को दूर रखा। और अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक से सियासत में उबाल है। हालांकि बैठक में शामिल विधायकों ने इसे ऑल इज वेल ही बताया। ये सहभोज और फलाहार दोनों था। उसमें चर्चा हो रहा था कि जाड़े का मौसम है, लिट्टी चोखा का कहीं स्वाद लिया जाए। उसी संदर्भ में तय हो गया, हमारे आवाज तय हुआ, और उसमें संजोग से कि केवल उसमें ब्राह्मण थे, ब्राह्मण भूमिहार थे। अगली बार होगा तो सभी जात के विधायक रहेंगे। केवल यही था, पता नहीं क्या क्या कि ब्राह्मण नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अपना समाज जो बिखर रहा है, सर्व समाज संस्कार विहीन हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, इसके विषय में चिंतन मंथन था कि कैसे इन लोगों को संस्कारित करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जाए। बता दें कि 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इस बैठक को लेकर हलचल तेज है। वजह भी है क्योंकि हाल में ही बीजेपी के क्षत्रिय विधायकों ने भी बैठक की थी, और अब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग से विपक्ष को सियासी हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन दोनों बैठकों का मकसद क्या था, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी में जातीय संतुलन बिगड़ रहा है? ये महज संयोग है या 2027 से पहले सत्ता के भीतर सियासी बगावत की रिहर्सल? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर चौगांवकर मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा मेरे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। मलूक नागर जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के। लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस वक्त हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं, जो विधायक हैं बीजेपी के नॉर्थ विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से। बहुत बहुत स्वागत वाजपेयी जी आपका। मेरा पहला सवाल यही है, बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप इत्तेफाकन सारे लोग इकट्ठे हो गए या कुछ मन बनाया है मीटिंग में बैठकर? और बनाया है तो उतना तो बता दीजिए जितना बताया जा सकता है। नहीं देखिए, वो तो पाठक जी को अभी आपने खुद ही आपके चैनल ने बताया कि ये तो बैठक इत्तेफाक की बात है कि वहां पे सब समाज के लोग पहुंचे थे। लेकिन अगर
नहीं भी डिनाई करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई समाज, कोई भी समाज, जी विश्वकर्मा, प्रजापति, कुर्मी, कोई भी समाज के अगर एमएलए बैठ रहे हैं और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि क्षेत्र में समाज की क्या स्थिति है, कोई प्रताड़ित तो नहीं हो रहा है, और ये मैं विधायकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वोटर्स की, जो हर समाज उम्मीद रखता है अपने समाज के नेताओं से। देखिए, ये परंपरा भाजपा ने नहीं बनाई, ये परंपरा हमें पूर्वजों से मिली है, और ये भी देखिए गलत नहीं है। मैं तो आई लाइक टू कॉल अ स्पेड, इससे भाग नहीं सकते कि कोई भी पार्टी जो टिकट्स बांटती है जी, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जाति समीकरण देख के ही कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाता है। ये देखिए, इसको मायावती के जमाने में सोशल इंजीनियरिंग कहते थे, और ये हर पार्टी करती है, नाम अलग दे सकती है। तो अब जैसे मैं अपनी कमिश्नरी का पूरे चारों जिले का अकेला भाजपा का ब्राह्मण विधायक हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास समाज के लोग कोई भेजता नहीं है, अपने आप प्रतापगढ़ के लोग आते हैं, फतेहपुर के लोग आते हैं, कौशाम्बी के लोग आते हैं मेरे पास, जब उनको लगता है कि क्योंकि उनको लगता है ये एक जिसे कहते हैं कल्चरल व्यवस्था हम लोग के पूर्वजों से मिली है कि यहाँ जाति लोग अपने नेता, अपने समाज के नेता की तरफ देखते हैं सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई भी समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको प्रतिद्वंदता ना दी जाए। जैसे कि ये हुआ कि ठाकुरों ने किया तो ब्राह्मणों ने किया, या ब्राह्मणों ने किया तो अब कुर्मी करेंगे या विश्वकर्मा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर समाज को हर्षवर्धन जी, देखिए आपने जो बात कही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी जनप्रतिनिधि को अपने लोगों को एड्रेस करने की बात नहीं है। ये भी सत्यता है कि जातियां देखकर जो जाति सबल होती है उनके लोगों को टिकट दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। मेरा सवाल यह है कि ये परंपरा पार्टियों में क्या खास तौर से बीजेपी में पहले रही है, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स विधायक साथ में बैठे, आइडिया एक्सचेंज करें, दूसरी जाति के लोग भी आपको सुझाव दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पिछला कुटुंब परिवार हुआ या आपका ये सहभोज हुआ, इस सहभोज के पीछे कहीं मकसद क्या बगावत है? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मण नाराज हैं। शिवपाल यादव जी ने कहा कि हमारी पार्टी में आप लोगों का स्वागत है, हम सम्मान भी देंगे, टिकट भी देंगे। देखिए, आप जैसे नाराजगी की आप बात कर रहे थे कि वही ना, अलग अलग चीजों को जो रिलेटेड नहीं है बिना बात के को रिलेट किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगेन मैंने आपको बताया कि मैं ब्राह्मण विधायक हूं, ठीक है। मुझे परसों योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 करोड़ का पुल दिया है गंगा नदी पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल होने जा रहा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी जाति का देख लीजिए, आपको शायद 1000 करोड़ का पुल शायद इतिहास में किसी को नहीं दिया गया होगा। और महाराज 10 विधायकों से कहा कि हर्ष इसको बहुत मेहनत से इसको परस्यू कर रहा था और उसी वजह से ये इतना बड़ा काम पास करा पाया। तो मैं ब्राह्मण हूं, मुझे 1000 करोड़ का पुल मिल रहा है, क्या मेरा शोषण हो रहा है? तो ये गलत बात है कि कोई ब्राह्मण का। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़े हुए। अनुराग भदौरिया जी, ये वाजपेयी जी तो आपकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। खत्म करूंगा। वो शिवपाल जी जो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, बहुत नाराज हैं। ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि ये बताना है कि भाई हमारे अंदर भी ताकत है। ये तो तमाम उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं वाजपेयी जी। देखिए, वाजपेयी जी का दर्द जो है वो अंदर ही अंदर है, बाहर कैसे वाजपेयी जी अपना दर्द बताएंगे? अब वाजपेयी जी से समझदार व्यक्ति हैं और आते भी प्रयागराज से हैं, तो आप समझते ही हो कि वो उनकी समझदारी कितनी दुरुस्त होगी। वो ऐसी बात क्यों कहेंगे कि भाई वहाँ ब्राह्मण समाज की मीटिंग भी होती है, उसमें नाम भी लिखा जाता है, सिग्नेचर भी बाकायदा किए जाते हैं। अच्छी बात है, सबको अपने समाज में मीटिंग करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। भाई अगर उनको तकलीफ होगी, सरकार के अधिकारी नहीं बात सुनेंगे तो मीटिंग तो करेंगे ना, इसमें बुराई क्या है? और अधिकारी बात सुनते ही नहीं है, वो भी जानते हैं। वाजपेयी जी नहीं जानते क्या कि अधिकारी सुन कहाँ रहे हैं किसी की? विधायक कितने परेशान होते हैं, वो हम लोगों से छुपा हुआ है क्या? कहाँ डीएम और एसपी उनकी बात सुन रहे हैं? वो बेचारे अपना पीछे लिए पेपर पत्ती अपना घूमते रहते हैं। अगर उनका काम हो जाता, आज हर्षवर्धन जी को कहना पड़ रहा है कि हमें 1000 करोड़ का पुल दे दिया। पुल अब तो खैर जनता को दिया है, किसी विधायक को तो नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ, आप ये कह के वो आपको प्रूफ करने में लगे हैं कि हमारी बात सुनी जाती है। लेकिन वो जानते हैं जी। इसके पहले जब मीटिंग हुई थी तो क्षत्रिय समाज के विधायकों ने मीटिंग की थी, उन्होंने भी आपस में इसी तरह की बातें की थी।
आज ब्राह्मण समाज ने अपनी ताकत दिखाई। मैं तो कहूँगा देखिए कोई ताकत वाकत में दिखाइए, विकास की राजनीति कीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ आइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो विकास की राजनीति करती है और सभी वर्गों को सम्मान देने की बात करती है। और जहाँ तक कि अधिकारियों का सवाल है, ये सच है कि हमारी सरकारों में जो विधायक होते थे वो अपने जनप्रतिनिधि होते थे, वो जनता का काम करते थे, जनता की बात को सुना जाता था, अधिकारी भी बात सुनते थे और जनता का भला होता था। आज जनता का तो भला नहीं हो रहा है, सरकार का भला जरूर होता है, जनता का कहाँ भला हो रहा है। जनता छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस तरह से परेशान है ये आप भी जानते हैं, इसे वाजपेयी जी छुपी हुई बात नहीं है, आप भी जानते हैं। आपको चुनाव जीतना है, लड़ना है तो आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा अगर सदन में पहुंचना है तो जनता का काम करना पड़ेगा और जनता के भले का काम करना पड़ेगा। एक बात मैंने ओपनिंग में कही कि समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा फूंक फूंक पर कर जो है पैर रख रही है। अब एक विषय जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा था, उस विषय पे एकदम खामोशी होगी। कुलदीप सेंगर वाला प्रकरण अनुराग भदौरिया से ज्यादा किसने उठाया या अखिलेश यादव से ज्यादा किसने उठाया? और पिछले एक दिन से मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई हुजूम नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई बात नहीं। क्या इसको भी हम ये देखें कि नहीं आपको भी वही चाहिए जो बीजेपी कर रही है? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुलदीप सेंगर की आवाज सबसे ज्यादा समाजवादियों ने उठाई है। अब क्या हो गया? समाजवादी देश के संविधान और न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, फिर आवाज उठाएंगे। सुन तो लीजिए, फिर आवाज उठाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की आवाज उठाएंगे। हम न्याय के लिए पीछे नहीं हटते। महिलाओं का सम्मान करने के लिए हमने 1090 बनाया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ऐसी कोई लाइन हेल्पलाइन बनाई नहीं है। 1090 बनाया था जिससे महिलाओं को सम्मान मिल सके, महिलाओं का अधिकार मिल सके। इस बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं। इस बात पे मैं सहमत घटना हो, एक बेटी को अपने 2 लोगों के साथ बैठने नहीं दिया गया इंडिया गेट के बाहर, और आप कह रहे हैं कि हम सम्मान करते, हम इसका सम्मान करते। किसका सम्मान करते हैं भाई? तो मुझे भाई विपक्ष अगर बल नहीं देगा, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर ऐसे गुपचुप होकर चलेगी, तो क्या मैं ये समझूं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आप भी कर रहे हैं, जिसका आरोप आप बीजेपी पे लगा रहे हैं? इसके मतलब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अरे आरोप बीजेपी पे ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, सवाल हम बीजेपी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? और बीजेपी वाली सवाल विपक्ष से पूछते हैं। कमाल है भाई, ये तो ये उल्टी गंगा बहने लगी आजकल। अरे सवाल तो हम सत्ता से ही पूछेंगे ना। देखिए, सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है, सबको अपनी तरफ का चुभता हुआ सवाल बुरा लगता है। अनुराग भदौरिया, सबको बुरा लगता है। सुन, नहीं, सबको बुरा लगता है। बोलने तो दी। जब नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, आपने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। नहीं लग रहा, मैं अपनी बात किससे पूछूं, किससे जाऊं? अरे बात उस बच्ची के लिए कौन खड़ा है बाहर? उस पीड़ित के लिए कौन खड़ा है बाहर? मुझे बता दीजिए। सत्ता कौन खड़ा है बाहर? ना सत्ता वाले खड़े हैं ना विपक्ष वाले खड़े हैं। पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए। ना सत्ता वाले खड़े हैं ना विपक्ष वाले खड़े हैं। हम तो साथ खड़े हैं। भदौरिया नहीं तो हम तो साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं। एक बार रुकिए ना। और उसी ठंड में जाकर खड़े। तो आप कहां हैं? मैं पूछ लूंगा तो आप कहिए कि उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, तब खड़े थे। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब हम हल्ला मचा रहे थे तब आप कितना खड़े थे? अब मत बुलवाइए मुझसे। जब समाजवादी पार्टी रोड पे थी तो आप कितना खड़े थे? नहीं खड़े थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए उस पर बहस पे मत जाइए, हम जाना भी नहीं चाहते। जब हाथरस की घटना पे समाजवादी लोग आप देखिए, उस पे तो जा भी नहीं पाएंगे। अभी सन्नाटा क्यों है, आप इसी पे बता दीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरी। हमने तो सदैव सवाल पूछे हैं, किसी बच्ची के साथ गलत हो, लेकिन हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। बात सुन लीजिए। नहीं, हम जाति देखकर कवरेज नहीं करते। अरे मेरी बात सुन लीजिए। जिस उन्नाव की सुनो, जब उन्नाव की घटना की बात करें, चाहे उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, हमने हजरतगंज चौराहे पे प्रदर्शन किया था, लाठियों से पीटा गया था, आज भी दाग नहीं गए। कहां है? आप मुझे तो वो जोश कहां गया? ठंडा हो गया क्या? आपस से तब भी हमने पूछा, मैंने इसीलिए तो पूछा। मैंने तो कहा कि अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया, और आप कह रहे कहां है भाई? नहीं पूछ रहे हैं आप। अरे आपकी हिम्मत सत्ता पद से पूछने की नहीं कर रही, अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं। कमाल है कि आपको वोट बैंक दिखने लगा, आपके इसलिए ये सवाल बैठे, आपकी आपको वोट बैंक दिखने लगा, इसलिए ये सवाल है। और बहुत सीधा सवाल है। हर्षवर्धन वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट नहीं दिखने लगा भाई, बोलने नहीं दे रहे। मैं बोलने दे रहा हूं आपको। आपने पुराने उदाहरण दिए कि हमने यहां लाठी खाई, हमने वहां लाठी खाई, मैं मान गया, बोलने नहीं दे रहे, मैं मान गया, और मैंने कहा कि आपने लाठी खाई। लेकिन अभी चुप्पी इसलिए है क्योंकि आपको उसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है। मेरी बात होने दीजिए। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, मेरी बात होने दीजिए। अब मैं अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन मुझे पहले मलूक नागर जी को इन कराना है। हर्षवर्धन जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। लेकिन मलूक नागर जी, ये जातियों के आधार पर मीटिंग्स का
चलन कम से कम बीजेपी में तो नहीं रहा। यह नया चलन किस लिए चल पड़ा है? ये नया चलन जो पीडीए की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दलितों की बात होती है, अगर ये चल पड़ा है तो ये बताएं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग इन्होंने क्यों चलाया, और अगर चला है तो ये बताएं कि 55 साल 60 साल में इन्होंने पिछड़ों के दलितों के नाम पे क्यों ठगा, उनको उनका हक क्यों नहीं दिया। अब जब ये सत्ता से बाहर हो गए चीख मार रहे हैं कांग्रेसी, अब क्यों कह रहे हैं पिछड़ों का और दलितों का हक नहीं मिला। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर मीटिंगें हो रही हैं तो पिछले समय चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एडवाइजरी जारी करी थी, चीफ मिनिस्टर ने, कि जातियों के आधार पर मीटिंगें नहीं होंगी, तो फिर अभी ये मीटिंग क्यों हो रही है। और ये आपको साधुवाद कि आपने एक इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, ज्वलंत, जो रिलेटेड है, और जो अभी हमारे भदौरिया साहब कह रहे थे और आपका भी विषय था कि उस पर सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं कह रहा है और विपक्ष भी कुछ नहीं कह रहा। विपक्ष की तो ये जान है, हम सत्ता पक्ष में हैं, हम एनडीए में हैं, हम आरएलडी के लोग हैं, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं। ये मुद्दा आज सुबह ही मैंने उठाया है और रिकॉर्ड के तौर पे पीटीआई ने उसका ट्वीट भी किया है, जिसको संविधान और कानून से जोड़ के, कानूनी प्रक्रिया से जोड़ के आगे कैसे हो सकता है। लेकिन मलूक जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको इस बात पर सवाल है कि जातीय आधार पर क्यों मीटिंग्स हो रही हैं, जबकि जातीय आधार के सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया गया है। नहीं, हमें इस बात पे नहीं है, हमें इस बात पे दिक्कत है, अब सत्ता से बाहर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पिछड़े दलित है ना, जिनमें सारी जाति आती है, पिछड़ों में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कसब, सोनार, लोहार, कुम्हार, वह तमाम दलित जातियां सब आते हैं। इनको पहले मलाई खाते रहे, अपने राज करते रहे, कुछ चुनिंदा जातियां राज करती रही, जब क्यों नहीं याद आया। अब सत्ता से बाहर बैठे हैं, अब इन्हें याद आ रही हैं और वो चीजें चल रही हैं। अच्छा, शांतनु जी को मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। शांतनु जी भी होंगी। आप उत्तर प्रदेश को करीब से देखते हैं, योगी आदित्यनाथ की काम करने की शैली को बहुत करीब से देखते हैं। मुझे बताइए कि कोई किसी तरह का अंडर करंट है क्या? ये पहले क्यों नहीं होता था जो अब होने लगा है? चाहे वो ब्राह्मणों की मीटिंग हो, चाहे क्षत्रिय नेताओं की मीटिंग हो, ये अभी पिछले कुछ दिनों से ये गुट क्यों बन रहे हैं बीजेपी के अंदर खास तौर से? देखिए, मेरे ख्याल से राममोहन जी ऐसा नहीं, अभी ये चर्चा में ज्यादा आ गए। देखिए, हम सबकी बहुत सारी पहचानें होती हैं, मतलब पुरुष स्त्री वाली पहचान हो गई, हम कौन से एरिया से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, पश्चिम से आते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, उसकी हिसाब से आइडेंटिटी होती है हमारी, किस आप प्रोफेशन में लगे हैं, उसके ग्रुप्स होते हैं, जाति के ग्रुप्स होते हैं। तो आपस में वो नए साल के पहले मिल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से हम लोग ओवर रीड करते हैं। देखिए, हम लोग जब चुनाव की समीक्षा करते हैं, हम टीवी वाले, हम जर्नलिस्ट वाले, हम पोल स्टार्स, हम लोग दिखाते हैं इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, इस जाति का इतना, तब हम लोग जातिवादी नहीं होते। हम जर्नलिस्ट भी जातिवादी, लेकिन हाँ, अगर नेता अगर अपनी जातियों के राउंड आ जाता तो वो जातिवादी हो गया। मेरे ख्याल से हम ओवर रीड कर रहे हैं। हमारे पास शायद आज कोई टॉपिक नहीं था तो हम इस पर डिबेट करने लगे। समूह अलग अलग तरीके से, आपको पता है मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, तो साउथ एशिया की मीटिंग होती थी, उसमें पाकिस्तानी भी आते थे, उसमें श्रीलंका के भी आते थे। तो एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है व्यक्ति का, वो अलग अलग अपने अपने अलग अलग ग्रुप में रहता है। कभी वो पुरुष भी होता है, कभी वो किसी पूर्वांचल से आता है, कभी वो जाति से होता है, कभी वो लोहा व्यापारी एक साथ काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक साधारण सी मीटिंग है। उसमें देखिए, उसमें शलम मनी त्रिपाठी भी दिख रहे हैं मुझे। अब आप कह रहे हैं शलम मनी त्रिपाठी तो रोज रिट्वीट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, उनको कोई दिक्कत नहीं योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं, उनके सूचना सलाहकार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम ओवर रीड कर रहे हैं उसमें, कोई बात नहीं। लेकिन शांतनु जी, मेरा सवाल इस संदर्भ में नहीं है कि क्या ये योगी से बगावत करने चलेंगे। मेरा सवाल इस संदर्भ में था कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मांग रहे हैं, क्या अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांग रहे हैं, क्या अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर कुछ मांग रहे हैं क्या? क्योंकि मेरी भी कुछ विधायकों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये सिस्टम में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, जब साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी, साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी। ये एग्जैक्ट मुझसे कहा गया। बिल्कुल। देखिए, अगर आप विधायक का नाम लेके बताएंगे तो बता लेगा, विधायक का नाम लेके ठीक नहीं रहता ना, फिर आप सोर्स पूछने लगेंगे। लेकिन दो तीन विधायकों ने कहा कि साथ में दिखेंगे तो ताकत बढ़ेगी। बिल्कुल, मैंने भी शलभ जी को कॉल किया डिबेट से पहले, अच्छे मित्र हैं मेरे, ऐसी कोई सामान्य सी चर्चा थी। और जहां तक देखिए, आसपास योगी आदित्यनाथ के कौन लोग हैं,
तो जब मनोज सिंह अगर चीफ सेक्रेटरी रहेंगे तब तो ठाकुर हो जाएंगे, जब कोई ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी रहेगा तब हम चुप हो जाएंगे। अवनीश अवस्थी उनके बहुत करीबी है, वो ब्राह्मण है तब हम चुप हो जाएंगे। कोई अगर ठाकुर आ जाएगा तो हम बोलेंगे ठाकुर आ गया। तो क्या है, कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा ले लेके हमको कभी ठाकुर कभी बना देते हैं। अभी एसपी गोयल जी हो गए तो आप कहते हैं तो बनियाबाद चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बेतरकी की बातें, देखिए कि कितने ब्रिज बने, कितने एयरपोर्ट बने, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, क्या कितने घर बने। आपको पता है 40 स्कीमों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सेंट्रल। इन पे बात होती है, इस पर चर्चा करें, लेकिन वो बोरिंग चर्चा है, उस पे क्लिकबेट नहीं होती है, इसलिए वो चर्चा टीवी पे नहीं होती। 10 सेकंड जी, 10 सेकंड। हाँ अनुराग भदौरिया 10 सेकंड बोलिए। रामल 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। ओके, मैंने कहा कि 2024 में भी नया साल आया था, 25 में ही नया साल नहीं आया है। तो 2024 में तो नया साल की बधाई नहीं थी। परशुराम सेना चलती है कहीं पे, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, विधायकों ने, इस बार टीवी पे आ गई, पता लग गया आपको। नहीं, आपने कहा नए साल की बधाई के लिए इकट्ठे हुए, तो नए साल तो पिछले साल भी तो नया साल था, नया साल को इस बार तो आ नहीं रहा है। पिछले बार भी मीटिंग हुई होगी, बहुत सारी सेनाओं की, परशुराम सेना, ठाकुर सेना, क्षत्रिय सेना, मीटिंगें होती रहती हैं। इस बार वो टीवी पे आ गई, उसका फोटो वोटो चल गया तो हम लोग चर्चा में करने लगे। आज से उसको टॉपिक नहीं मिला होगा चैनल में। अरे आप ही तो कहते हो कि विशेष समुदाय की, जात समुदाय की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो आपने बताया था। देखिए एक नहीं मैं कह रहा हूँ उसको बड़े स्तर पर उसको फैलाना, उसको कास्ट की फीलिंग को कॉन्शियस करना, वो अलग बात है। वर्सेस जैसे मैंने बताया कि भाई अलग तरह की एंटिटी होती हैं, जो बहुत सारी महिला विधायक मिलेंगी तो आप कहेंगे महिलाएं विरोध में, बहुत सारे अगर एक तरह के व्यापारी मिलेंगे आप कहेंगे वो विरोध में, पूर्वांचल के लोग मिल जाएंगे तो आप कहेंगे पूर्वांचल वाले विरोध में। तो हर व्यक्ति की अलग अलग तरह की एंटिटी होती है, उस एंटिटी के हिसाब से वो जरूर सामाजिक बातें करते हैं, वो जरूर। जी हर्षवर्धन वाजपेयी इस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे मुझे लग रहा है। शांतनु जी तो उस मीटिंग में थे नहीं, लेकिन हर्षवर्धन वाजपेयी जरूर इसमें मीटिंग में थे। हर्षवर्धन वाजपेयी जी, बातें बहुत सारी हुई हैं, मेरे साथ अजय वर्मा जी भी हैं और चौगांवकर साहब भी हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके के परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है कि या तो ब्राह्मण नाराज हैं और क्षत्रिय भी नाराज हैं, सारे लोग नाराज ही नाराज हैं, तो खुश कौन है फिर? देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको करेक्ट कर दूं, ये आप अपने सूत्रों से कंफर्म भी कर सकते हैं कि ना मैं उस मीटिंग में था जो मीटिंग हुई है, ना मुझे उस मीटिंग का इनविटेशन था। अच्छा, इनविटेशन भी आया था क्या? मीटिंग में नहीं था। ओके आया होगा भाई, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो आपके माध्यम से पता चल रहा है मीटिंग हुई है। अच्छा। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मीटिंग हुई है, जब तक आप मीडिया वालों ने नहीं बताया कि नहीं, आपका सिग्नेचर तो नहीं है, ये तो मैं कंफर्म कर सकता हूं। हर्षवर्धन वाजपेयी जी जो रजिस्टर था उस पे आपका कोई दस्तखत नहीं है, ये तो क्लियर है। हाँ, लेकिन मैं एक चीज आप शर्मा जी कैटेगरी कहना चाहता हूं कि अगर मुझे इन्विटेशन आया होता तो मैं भी जाता। जी मैं भी जाता, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ना जाता। देखिए जैसे कि अभी गुप्ता जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं भी जब इंग्लैंड में पढ़ता था शेफील्ड यूनिवर्सिटी में, तो एक हिंदू सोसाइटी थी, मैं उसका पार्ट था। तो अगर मैं हिंदू सोसाइटी का पार्ट था अपनी यूनिवर्सिटी में, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं वहां पे जो क्रिश्चियन पढ़ते हैं उनके सबके खिलाफ था? ऐसा नहीं होता। देखिए बीजेपी 80% ऑफ ब्राह्मण जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं, ये आपकी सर्वे बार बार बताते हैं, सारे मीडिया चैनल हम गांव की बात करते हैं, कोई ऑक्सफोर्ड बता रहा है, कोई यूके मैंने बता आपको रहा है, डिस्टर्ब नहीं किया पर भदौरिया जी। हम हिंदुस्तान के स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम तो विदेश गए नहीं, इसलिए हमको विदेश की भाषा भी नहीं आती है। जी भदौरिया जी बात कर रहे हैं, विदेश में नहीं तो आपको नहीं आती हो, लेकिन आप बोलने तो दें, आप बोलने भी नहीं। भदौरिया जी आपकी तरह अभ्यस्त नहीं है वो डिबेट के, आप तो पारंगत हैं 16 कलाओं में पढ़े। कोई भदौरिया जी आप बोलने भी नहीं देंगे, आप तो भदौरिया जी डिबेट की 16 कलाओं में पारंगत है महाराज। आप भदौरिया जी बोलने भी नहीं देंगे, आप भदौरिया जी आप बोलने भी नहीं देंगे। तो हमने तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जितना मैं समझ पाता हूँ। भदौरिया जी आप बोलने भी नहीं देंगे, समझ नहीं पाएंगे ना आपका लंदन आप बोलने भी नहीं देंगे। विधायक जी पढ़ के हैं, पता नहीं कहाँ। अरे हार्वर्ड समझे होते तो समझ भी नहीं पाए। हार्वर्ड समझे होते तो ये हालत में ना होता तुम्हारा दल। अगर पढ़े लिखे लोगों को लेके चलते तो ये हालत में ना होता तुम्हारा दल भाई। ना हम नहीं समझ पाएंगे, हमको समझना भी नहीं है। नहीं हमको नहीं समझना। पंडित जी आप ही समझो विदेश का मामला, आप ही पढ़ो विदेश में, हम ना पढ़ पाएंगे। और बात आप लोग विदेश में पढ़ के आते हो और यहाँ के बच्चों को बोलते हो कि आप यहाँ पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ो, खुद तो बाहर पढ़ते हो। और यहाँ पे नहीं खुद तो बाहर पढ़ते हो, यहाँ एडमिशन देना है, स्वदेश की स्कूल पढ़ना चाहिए, स्वदेशी यहाँ सिखाते हैं। मेरे साथ अजय वर्मा भी है, समीर चौगांवकर भी है, मैं उनके तरफ चलता हूँ। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा के पास चलेंगे, लेकिन समीर चौगांवकर मेरे साथ, ठीक है। समीर चौगांवकर जी, क्या देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में? कुछ तो ट्विस्ट हुआ है या ये आम ट्विस्टिंग की एक तरह से कोशिश है
कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए राममोहन जी, मुझे लगता है कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था उत्तर प्रदेश का, और सत्र चल रहा है तो सारे विधायक इस समय वहां पर आए हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर विधायकों का बन गया कि अगर बैठ के हम भोजन करेंगे, लिट्टी छोटा खाना है, भोजन करना है साथ में, तो अगर विधायक बैठ गए तो उसे ये क्यों देखा जाता है कि ब्राह्मण विधायक ही बैठे। ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के 50 से करीब विधायकों ने बैठ के साथ में भोजन किया, अपने अपने क्षेत्र की चर्चा की, सरकार की चर्चा की, संगठन की बात की, 2027 चुनाव की तैयारी की, नए प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये नहीं देखूंगा, लेकिन कोई इस नाते थोड़ी किसी को फोन करेगा कि केवल चौगांवकर जी हैं तो हम केवल महाराष्ट्र के लोगों को बुलाएंगे, या केवल एक ही जगह के लोगों को बुलाएंगे, या सिलेक्टिव लोगों को बुलाएंगे। भाई दोस्ती जात देखकर थोड़ी होती है। निश्चित रूप से, लेकिन अगर जात देख के बुलाते हैं, अगर किसी ब्राह्मण को बुलाना है तो अभी स्टूडियो में आपके साथ वाजपेयी जी विधायक जुड़े, उन्होंने बताया उनको कोई फोन नहीं आया, वो उस बैठक में नहीं गए थे। ठीक है, अगर से भी ब्राह्मणों की बैठक होती कि ब्राह्मण के विधायक को बुलाना है तो हर्षवर्धन वाजपेयी जी को भी फोन जाता, और हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी उस बैठक में जाते, उन्होंने कहा अगर बुलाया। इससे सहमत ब्राह्मण तो वाजपेयी जी को भी। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है आप लोग क्यों इसमें बिटवीन द लाइंस ढूंढ रहे हैं? अजय वर्मा जी, आप क्यों बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें ढूंढ रहे हैं कि आपको लग रहा है कुछ पकेगा तो हमें मिलेगा? राममोहन जी, एक शेर सुन लीजिए कि शोर यूं ही ने परिंदों ने मचाया होगा और कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। तो ये सुगबुगाहट ऐसे ही नहीं है। ये जो विभाजनकारी पार्टी, अंतरराष्ट्रीय मेडल प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी और इनका गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसमें बांटने के खिलाड़ी हैं। बांटने से इन्हें पता है उत्तर प्रदेश में 17 कमिश्नरी या 18 कमिश्नरी, 75 जनपद हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इन 75 जनपदों में डीएम यानी जिलाधिकारी और एसएसपी किस कास्ट के कितने हैं बता दीजिए जरा। ब्राह्मण बता दीजिए कितने, और ओबीसी एससी बता दीजिए, और ऐसे ही कमिश्नरी में बता दीजिए। तो ये जो इनका प्रयोग है ना, ये सहयोग नहीं है कि अब विधायक ब्राह्मणों की बैठक है, ये सोची समझी रणनीति के तहत प्री प्लान्ड है। अब ठाकुरों की बैठक है, अब इसकी बैठक है, क्योंकि चुनावी ईयर शुरू हो गया है। और मैं समझना ये चाहता हूं कि ये सरकार व्यापार की बात नहीं। अरावली सुनो, अभी आपके बीजेपी के एक विधायक ने आपके ऊपर ही क्वेश्चन उठा दिया कि साहब आप डिबेट क्यों रख रहे हैं इसके ऊपर। पता नहीं वो शांतनु गुप्ता हैं, बीजेपी है क्या थे उन्होंने। अजय जी, ये आप भी उठा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे ऊपर तो रोज उठाते हैं, जिनसे सवाल पूछो वही उठाते हैं सवाल। ये तो नियम है, वो हम उनके ऊपर उठाएंगे, वो हमारे ऊपर। लेकिन मुझे तो यह परसेप्शन थोड़ा अलग लग रहा है। मैंने अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि कुछ नाराजगी है, कुछ पक रहा है, आप तो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि अलग अलग मीटिंग होगी और अलग अलग चीजों को देखा जाए। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं? राममोहन जी, हमारी दोनों चीज समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूं। मिलीजुली रणनीति है, गठबंधन की रणनीति। या तो ये स्ट्रेटजी है या फिर नाराजगी है, दो चीजें कैसे साथ में हो सकती हैं? समीर चौगांवकर कुछ कह रहे हैं। चौगांवकर सुनो यार, चौबांगर साहब जरा बाद में बताना, पहले मेरा होने दीजिए भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, समीर जी की आवाज थोड़ा बताना चाहता हूँ सरकार अनुराग भदौरिया बोल रहे कि माता प्रसाद पांडे को हम मुख्यमंत्री बना देंगे ब्राह्मण को। तो कांग्रेस के अजय वर्मा जी बता देंगे सरकार आएगी तो हम ब्राह्मण का समर्थन करेंगे मुख्यमंत्री का। बोलते ना अनुराग भदौरिया कि हम ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देंगे, माता प्रसाद पांडे को, एक ब्राह्मण को। ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। अनुराग ठाकुर यहाँ बोलते हैं उनको इतनी ब्राह्मणों की चिंता है। आपका मैं जवाब दूं जी? अजय जी क्विक, मैं जवाब दूं आपका? हाँ जी, देखिए ये जो मीटिंग है सब मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ये सब दिखाने के दांत और हैं, हाथी के खाने के दांत और हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है, बड़ा धमाका होने जा रहा है। आपको फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा। जैसे अभी अचानक तो परिवर्तन में मुझे लग रहा है, परिवर्तन में क्या बदलेगा मुझे ये बताइए। ये 0, 1, 2 वाले क्या सरकार बनाने जा रहे हैं क्या है? सुनो 84 में तो दो, सुनिए जी 84 हम 84 जगह हम तो 35 साल से देख रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं। मैं थोड़ी इंग्लैंड से आया हूं। वाजपेयी जी विदेश से पढ़ के आए। मैं तो इसी धरती पे घूमता फिरता रहता हूं। हमने देखा है 35 साल से क्या चल रहा है। सत्ता जी आज ये वाजपेयी जी, एक आखिरी मैं प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं। से कुछ नहीं होता। वन सेकंड, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं। क्या, अच्छा ये बता दीजिए कि
ठीक है, आप मीटिंग में नहीं थे, शांतनु कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात ये तो बता दीजिए कि ब्राह्मणों के अंदर चर्चा क्या है? ये तो आपके क्षेत्र के लोग 50 लोग आकर बात करते होंगे, क्या चर्चा है आप लोगों के अंदर? देखिए, आपके मीडिया के आंकड़े हमेशा से बताते आए और शायद जो भी नेता यहाँ पे होगा वो इस बात को मानेगा कि 80% एंड अबव 87 भाजपा को वोट देता, ये बात वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण मिल रहे हैं, ब्राह्मण मजबूत हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी मजबूत हो रही है, क्योंकि 80% बीजेपी। एक रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन शांतनु जी। बस छोटी सी बात कहूंगा, भदौरिया जी ने मेरी और हर्षवर्धन जी की विदेश की पढ़ाई पे छींटाकशी करी। उनको खुद पता होगा कि अखिलेश यादव सिडनी जाके पढ़ गए थे। वो अलग बात है कि बिना डिग्री लगे आ गए, और अखिलेश यादव के बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। तो पहले अपने नेता के बारे में जान लीजिए, फिर दूसरे के बारे में। अनुराग जी जल्दी। स्कॉलरशिप पे गए थे, स्कॉलरशिप पे बड़ी मेरिट से गए थे, मेहनत लाते हो, विदेशी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। जब खुद ही स्वदेशी नहीं अपनाते हो तो अपने लीडर से पूछिए ना, अपने लीडर से पूछिए बच्चे लंदन में क्यों पढ़ा रहे हैं, और अखिलेश यादव से पूछिए कि बच्चों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होता है उसके मायने कुछ और होते हैं। एक नई थ्योरी ये भी है कि ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि स्ट्रेटजी के तहत अपने अपने जाति के नेताओं के साथ बैठकर अपना वोट बैंक मजबूत किया जा रहा हो। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH